हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो के बाद में डिमांड की थी कि सर सेट एंड रिलेशन पे एक एडवांस लेवल का लेक्चर जो हमारे लिए लेके आइए, तो बिल्कुल बच्चों आज आपकी ही डिमांड पे आपका आज का सेशन जो होने वाला है सेट्स एंड रिलेशन के हम जेई एडवांस के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो उनकी प्रैक्टिस इस पर्टिकुलर सेशन में करने वाले हैं। कुछ अच्छे बेहतरीन से कॉन्सेप्ट जो वो भी हम सीखेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके अलावा यार इसके बाद में आपको जेई एडवांस के कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ताकि वो भी मैं आपके जेई एडवांस के एग्जाम से पहले जो आपके लिए लेके आ सकूं। ठीक है, तो सेशन को बच्चों ध्यान से देखते रहना, क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ सोल्व करते रहना। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क भी रहेंगे, उनका भी आपको कमेंट सेक्शन में आंसर जो वो जरूर बताना है। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करें। अच्छा एक चीज और, ये पूरा सेशन जो इसकी पीडीएफ यार यहाँ पे नीचे जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ उसके अंदर मिल जाएगी, आपको जल्दी से ज्वाइन कर लेना। और भी बहुत सारा मटेरियल वहां पे आपको मिलता रहता है। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। फर्स्ट यहाँ पे आपके पास में बच्चों एक क्वेश्चन जो वो गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दिस सेट विद एलिमेंट्स 1 2 3 4। अब देखो यार, सबसे पहली चीज तो यहां पर क्योंकि जब जेई मेन के सिलेबस में होता था तो वहां पे नंबर ऑफ रिलेशंस की कम बात जो जनरली की जाती थी। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बच्चों कौन सा होता है? एक ऐसा रिलेशन जो आपके पास में रिफ्लेक्सिव भी है, एक ऐसा रिलेशन जो आपके पास में सिमेट्रिक भी है और साथ ही साथ में ट्रांजिटिव भी है। तो पहले इसका हम कॉन्सेप्ट जो वो सीख लेते हैं कि कैसे हम ये सारे टाइप के नंबर ऑफ फंक्शन जो फाइंड करते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो भाई आपसे कोई से भी नंबर ऑफ फंक्शन रिलेशन जो फाइंड करवाए जा सकते हैं। तो ध्यान से देखना जरा, पहले इसके कॉन्सेप्ट को बेटा हम समझते हैं। सपोज आपके पास में कोई भी एक सेट है बच्चों, कोई भी एक सेट ए है, इसके अंदर हम ऐसा मान लेते हैं कि इसके अंदर सपोज आपके पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो n है। सपोज हम ऐसा मान रहे हैं कि बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कितने हैं आपके पास में a। तो सबसे पहले तो आपको देखो ये तो पता है कि ये कितने आपके पास में n है। ये चीज यार आपको पता होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस a ये आपके पास में कितने होते हैं, आप सबको पता होगा भाई 2n जो वो आपके पास में आते हैं ना। थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसकी भी हमने यार यहां पे चर्चा जो थोड़ी सी कर ली है, ताकि इसमें भी आपको हम ऐसा बोले कि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली ना आए कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी। चलिए सॉरी, अब अगर हम नंबर ऑफ रिलेशन की बात करेंगे तो जितने यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतने ही क्या आते जाएंगे, उसके रिलेशन आते जाएंगे। अब देखो एक चीज देखना, बेसिकली सपोज यहां पर इसके अंदर जो एलिमेंट्स है बेटा, वो एलिमेंट्स हम एक बार के लिए ऐसा कुछ बोल देते हैं कि A1 है, A2 है, A3 है, से लेके आपके पास है इसके अंदर सपोज AN एलिमेंट्स है। अब रिलेशन जो है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि A1 के साथ में कैसा रिलेशन आ रहा है, A1 का A2 के साथ में कैसा रिलेशन आ रहा है। तो ध्यान से देखना, अगर बच्चों यहां से इस तरीके से देखो, आपको एक मैट्रिक्स सा जो वो बनता हुआ नजर आएगा। A1 जो है वो आपके पास में रिलेटेड है बच्चों A1 से, उसके बाद में A1 आपके पास में रिलेटेड है A2 से, इसके बाद A1 आपके पास में रिलेटेड है सपोज A3 से। ये सिलसिला इस तरीके से चलता जा रहा है कि लास्ट में A1 जो वो रिलेटेड है AN के साथ। सिमिलर वे में अगर इधर चलें तो ये A2 रिलेटेड है आपके पास में A1 के साथ। A2 रिलेटेड जो है वो आपके पास में है A1 यहां पे आ चुका आपके पास में, ये ठीक है, ये ऐसा आ गया। A2 जो उसके बाद में यहां पे A3 आ जाएगा ना, A1 A2 A3, यहां पे इस तरीके से ये चलता जाएगा। इधर देखो लास्ट में आपके पास में AN जो वो रिलेटेड है A1 के साथ में। सिमिलर वे में बेटा अगर हम यहां की देखो बात करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, A2 रिलेटेड है A2 से, फिर यहां पर क्या आएगा, A3 रिलेटेड है A3 से। यानी बेसिकली यहां पर एलिमेंट जो खुद से रिलेशन वाला आ रहा है, इस तरीके से ये सिलसिला आपको दिख रहा है, नजर आ रहा होगा प्यारे बच्चों। ये इधर चलता जाएगा, यहां पर क्या आएगा, AN रिलेटेड टू AN। ये आपके पास में एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको बनता हुआ नजर आ गया होगा n क्रॉस n का। अब इसके अंदर यार जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसके देखो ये जो मैट्रिक्स आपके पास में n क्रॉस n का, इसके अगर डायगोनल एलिमेंट्स को आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसके अंदर बेटा अगर डायगोनल एलिमेंट्स जो उनको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई एलिमेंट जो है उसका रिलेशन उसी एलिमेंट से आ रहा है। आपको पता होगा ऐसा कहां पे होता है यार, आपके पास में ऐसा जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है उसके अंदर आता है। तो यहां से भाई हम नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो वो निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन,
टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। तो ये देखो ए क्रॉस ए में सॉरी ये इसको थोड़ा ठीक कर लेना, ये एन स्क्वायर है ना, ये आपके पास में बच्चों कितना एन स्क्वायर है। अगर मान लो कि किसी एक सेट में एक m एलिमेंट है, दूसरे में n एलिमेंट है, तो m क्रॉस n में कितने एलिमेंट्स होंगे? m इंटू n। वैसे यहां पर दोनों में n एलिमेंट्स है, क्योंकि सेम ही सेट, खुद के ही सेट में हम रिलेशन जो डिफाइन कर रहे हैं, तो वहां पे n स्क्वायर होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बच्चों आएंगे आपके पास में 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर। चलिए अब सेकंड जो हम बात कर रहे थे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझते हुए चलना, क्योंकि इसके बाद में आप सारे इस टाइप के जो नंबर ऑफ रिलेशंस आपसे पूछे जाएंगे उनको आप कर सकते हो। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की अगर यार हम बात करें, यहां पे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है, अगर हम मान लो उसकी यहां पे चर्चा करें थोड़ी सी, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो आपके पास में, अच्छा देखो यहां पर अगर हम मान लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की पहले एक बार चर्चा कर ले। टोटल यहां पर बच्चों कितने एलिमेंट्स है? n स्क्वायर एलिमेंट्स है। ये आपको डायगोनल एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, क्योंकि ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। तो यहां पर ये जो आपके पास में डायगोनल वाले एलिमेंट्स है बेटा, ये कितने होंगे? टोटल n एलिमेंट्स होंगे। अब देखो यहां से टोटल बच्चों n एलिमेंट्स हर रो में है, यानी टोटल एलिमेंट्स जो वो कितने n स्क्वायर एलिमेंट्स है। उसमें से अगर हम ये डायगोनल वाले बेसिकली अगर माइनस कर देंगे, तो आपके पास में रिमेनिंग जो एलिमेंट्स रहेंगे वो बच्चों कितने रहेंगे? n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स रहेंगे। नहीं, हमने बात कर ली कि कहां पे कितने कितने एलिमेंट्स हैं। तो डायगोनल वाले हैं n एलिमेंट, उसके अलावा टोटल n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स आपके पास और है। चलिए अब बात करनी थी अपने को यहां पे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यार देखो सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो समझो कि होता क्या है आपके पास में, a रिलेटेड टू a, ये आपके पास में, या फिर हम इसको अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रखें तो ये बच्चों आपके पास में कैसा रिलेशन है? ये आपके पास में रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी। तो इसका मतलब बेसिकली आपके पास में वो एलिमेंट जो खुद से क्या होना चाहिए? एसोसिएटेड होना चाहिए, किसके लिए? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। इसका मतलब बच्चों अगर इसके अंदर n एलिमेंट है तो ये सारे के सारे जो है वो तो क्या आपके पास में उसमें मौजूद होने चाहिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, तभी तो रिफ्लेक्सिव बनेगा। अगर इसमें से एक भी एलिमेंट मिस हो गया तो क्या वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन रहेगा? क्या नहीं रहेगा। इसका मतलब ये सारे एलिमेंट आने तो बेटा क्या है? मैंडेटरी है। इसका मतलब बाकी की जो एलिमेंट्स हैं, जैसे अगर मान लो मैं आपसे ये पूछूं कि ये वाला एलिमेंट अगर रिफ्लेक्सिव में आ गया, सॉरी उसमें रिलेशन में आ गया, तो क्या वो रिफ्लेक्सिव रहेगा या नहीं रहेगा? तो हम क्या बोलेंगे? इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे ये उस रिलेशन में आए या ना आए, ये सारे एलिमेंट अगर किसी एक रिलेशन में आ रहे तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। यस और नो? तो इसका मतलब ये तो सारे आने चाहिए। अब इसके अलावा बेटा जितने भी एलिमेंट्स बचे, कितने एलिमेंट्स और बचे? n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स बचे। उनमें से हर एक एलिमेंट के पास में 2 ऑप्शन है, या तो उस रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा। पहले के पास 2 ऑप्शन, दूसरे के पास 2 ऑप्शन, तीसरे के पास में 2 ऑप्शन है, सबके पास में 2 ऑप्शन है। और टोटल बेटा ये कितने एलिमेंट्स थे? n स्क्वायर माइनस के n एलिमेंट्स आपके पास। तो ये आपके पास में सबसे पहले जो आएगा वो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आई होप बच्चों पहली चीज आपको समझ में आई होगी, ज्यादा डिफिकल्ट ये चीज नहीं है। चलिए सेकंड बात कर लेते हैं यार। थर्ड अगर हम बात करें, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए अब सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। पहली चीज तो यार आपको ऑब्वियस सी बात है, पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर किसी रिलेशन में ये बच्चों ऑर्डर्ड पेयर आपके पास में a, b आ रहा है, तो b, a जो है वो भी आपके पास में आना चाहिए। यस और नो? अब एक बात बताइए जरा, ये जो यहां पर एलिमेंट्स लिखे हैं, ये जो यहां पर एलिमेंट्स लिखे हैं, ये तो अपने आप में इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स है। यस और नो? क्योंकि अगर मान लो कि भाई किसी में 2, 2, 3, अगर ये एलिमेंट नहीं भी है, अगर मान लो कि एक सेट है बेटा आपके पास में A, हमने बात कर ली, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 1 और 2 और 3 और ले लेते हैं। अगर मान लो मैं इसके अंदर कोई एक रिलेशन डिफाइन करना चाह रहा हूं, तो जिसमें मैंने ऐसा लिख दिया 1, 1, 1, 2 एंड एक ये लिख दिया 2, 1। अब अगर आप मेरे से ये पूछोगे कि क्या ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब इसके अंदर क्या ये जरूरी था कि 2, 2 आए या फिर 3, 3 आए या 1, 1 आए? नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यानी अगेन अगर हम सबसे पहले बेटा ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो ये एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स के पास में चॉइस है
उनकी मर्जी है कि वो इस सिमेट्रिक रिलेशन में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट के पास में अगेन बेटा कितनी चॉइस है, 2 चॉइस हैं। तो यहां पे इसके लिए कितना आएगा 2 रेज़ टू पावर, और ये कितने एलिमेंट्स थे, n एलिमेंट्स थे, तो 2 रेज़ टू पावर n। ये हमने भी सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स जो उनकी चर्चा की है। अब आ जाइए इन वाले एलिमेंट्स की चर्चा भी अपने को करनी पड़ेगी। अब देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से एक बात को समझना, ये दोनों एलिमेंट्स ध्यान से समझना थोड़ा सा। अगर हम सबसे पहले बात कर लें यहां पे, अगर हम बात करें इन दोनों एलिमेंट्स को, आप ध्यान से देखो, ये दोनों एलिमेंट्स अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन है, तो उस रिलेशन में अगर ये वाला एलिमेंट आया तो इसका आना कंपलसरी है, यस और नो। अगर ये एलिमेंट मैं ऐसा बोल रहा हूं कि किसी रिलेशन में आ रहा है, तो उस रिलेशन के सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए ये वाले एलिमेंट को आना ही पड़ेगा। इसका मतलब हम सिंपली ऐसा बोलते हैं, ये देखो डायगोनल था, इस डायगोनल के अलावा n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट है, यानी मैं ऐसा बोल दूं क्या कि इस डायगोनल के ऊपर बेटा n स्क्वायर माइनस n बाई 2 एलिमेंट्स हैं, और इसके नीचे भी n स्क्वायर माइनस n बाई 2 एलिमेंट्स। अब ऐसा बोल देता हूं, ध्यान से देखना, ये जो एलिमेंट्स है, मैंने ऐसा बोल दिया कि ये जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है या फिर नीचे वाले ले लो। अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि ऊपर वाले एलिमेंट के पास में अगेन सबके पास में 2 चॉइस है, या तो वो रिलेशन में हो या ना हो। अगर मान लो उनके पास में 2 चॉइस है, तो n स्क्वायर माइनस का n बाई 2 ये आ गया टोटल। अब अगर मान लो कि रिलेशन में ये वाला एलिमेंट आपने ले लिया, इसके पास में हालांकि 2 चॉइस थी कि मैं इसको लूं या ना लूं, लेकिन अगर एक बार इसको ले लिया तो क्या इस वाले एलिमेंट के पास में बेटा कोई चॉइस है क्या? इस एलिमेंट के पास में कोई चॉइस नहीं है, इस एलिमेंट को आपको लेना ही लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर आपने चाहे नीचे वाले एलिमेंट को देख लो, चाहे ऊपर वाले को, किसी एक की सेटिंग कर दी तो अपने आप ही मामला सेट है। इसी बात को दूसरे अंदाज में भी समझ सकते हो। टोटल बेटा ये यहां पर n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट थे, तो पेयर कितने बनेंगे, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 पेयर बनेंगे। और हर एक पेयर के लिए हम ये चर्चा करेंगे कि उस पेयर को या तो हम ले या ना ले, उसकी हेल्प से भी आपके पास यही रिजल्ट आएगा। तो यहां से देखो जरा, ये नंबर बच्चों कितना आ रहा है, 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास में बच्चों क्या बनेगा, ये आपके पास में यहां पर सिमेट्रिक रिलेशन जो वो आपको मिल जाएंगे। चलिए अब से नेक्स्ट बात कर लेते हैं फोर्थ, नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। अब यार एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है आपके पास में, ये भी आपको पता होगा कि यहां से अगर मान लो कि हम ऐसा बोल दें कि किसी रिलेशन में एक एलिमेंट a, b है और b, a नहीं है, तो वो रिलेशन जो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपके पास में, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन आ जाएगा। इसके अंदर बोलो भाई कोई कंफ्यूजन है क्या? तो इसी के हेल्प से नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन निकाल सकते हैं। यानी मैं ऐसा बोल दूं, यहां से ध्यान से देखना कि अगर आपके पास में कोई एलिमेंट ए बी रिलेशन में है, तो b, a क्या रिलेशन में हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा a, के बारे में आपका क्या ख्याल? अगेन a, के बारे में हमारा कोई ख्याल नहीं है, वो तो उसकी मर्जी है, वो आना चाहे तो रिलेशन में आए। अरे रिलेशन में आने के लिए किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती ना। तो बस वही यहां पे है, सिमेट्रिक हो चाहे एंटी सिमेट्रिक हो, जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है इनके साथ जबरदस्ती नहीं चलेगी, इनकी खुद की मर्जी, आना चाहे तो आए, ना आना चाहे तो ना आए। तो इसका इनके लिए तो सबके पास में अगेन 2 रेज़ टू पावर n पॉसिबिलिटीज। अब बेटा आगे देखना, अब आगे की कहानी समझना जरा। सपोज हमने ऐसा बोल दिया कि ये 2 एलिमेंट के बारे में हम चर्चा करते हैं, उसको फिर जनरलाइज कर देंगे। इनके पास में देखो क्या क्या ऑप्शन है। ऐसा बोल दे कि हम मान लो कि जो रिलेशन बना रहे हैं, हम जो रिलेशन यहां पे बनाना चाह रहे हैं, उसके अंदर मान लो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी, इन 2 एलिमेंट के पास में 4 पॉसिबिलिटी है। क्या क्या? या तो दोनों आ जाएं, या दोनों ही ना आए, पहला आ जाए दूसरा ना आए, पहला ना आए दूसरा आ जाए। ये 4 टोटल पॉसिबिलिटी है। अगर बेटा ये दोनों आ गए तब तो वो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा, तब तो वो दोनों तरफा रिलेशन हो जाएगा। अब एंटी सिमेट्रिक का मतलब एक तरफा रिलेशन आपको चाहिए, दोनों तरफा नहीं चाहिए। इसका मतलब बाकी के एलिमेंट्स के पास में 3 पॉसिबिलिटी है। अगर ये जो 2 एलिमेंट है, इन दोनों के लिए ये 3 पॉसिबिलिटी अगर है कि या तो ये दोनों ही ना हो, या फिर ये ना हो ये हो जाए, या हो ये ना हो, इस केस में कौन से रिलेशन बनेंगे, एंटी सिमेट्रिक। यानी हर एक पेयर के पास, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एक पेयर की बात कर रहे हैं।
और जब भी हम पेयर की बात करें तो किसको काउंट करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स में n स्क्वायर माइनस n बाई 2 को, यानी हर एक पेयर के पास में 3 पॉसिबिलिटी है, तो ये कितना आ गया बेटा? n स्क्वायर माइनस का n बाई 2। ये आपके पास में प्यारे बच्चों, ये आपके पास में यहां से क्या मिलेगा आपको? नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन जो आपको मिल जाएगा। क्लियर है क्या फंडा? चलिए अब अच्छा, जो फोर्थ आपके पास में जो बच्चों नेक्स्ट फिफ्थ है, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, उसके लिए ऐसा कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है वो आपके पास में नहीं होता ट्रांजिटिव को फाइंड करने के लिए। एक और आता है जो इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके लिए भी देखना जरा, उसके में उसकी अगर हम चर्चा करें, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, इसका मतलब समझना बच्चों, इसको फाइंड करने के लिए यार इसको फाइंड करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक, अगर मान लो आप डायरेक्टली अगर फाइंड करना चाहते हो तो बेटा एक नंबर होता है बेल नंबर, इसकी हेल्प से इक्विवेलेंस रिलेशन जो उसको डायरेक्टली हम डिफाइन कर देते हैं, इसको बेसिकली bn जो उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके लिए आपको सिंपली क्या करना, कुछ एक वैल्यूज होती हैं यार, वो वैल्यूज जो वो आपको याद रखनी है। जैसे सबसे पहले आपको b0 की वैल्यू याद रखनी है 1, b1 की वैल्यू आपको याद रखनी है 1, b2 की वैल्यू आपको याद रखनी है 2, और b3 जो उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 5। ये इतना याद रखने के बाद में नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस जो आएगा उसका बच्चों आपको फॉर्मूला याद रखना है, एंड दैट फॉर्मूला इज समेशन ऑफ एन सी के इंटू में बी के, वेयर के वेरीज फ्रॉम 0 टू n। जैसे मान लो यहां पर n क्या है, बेसिकली n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। या तो बच्चों आप डायरेक्टली ये अगर वैल्यूज याद रखते हो तो इनको आप याद रख लो, इसकी हेल्प से आसानी से बिना ज्यादा दिमाग लगाए, दिमाग का यूज किए आप नंबर ऑफ रिलेशन जो इक्विवेलेंस रिलेशन जो वो फाइंड कर सकते हो। और सेकंड मेथड, आपको बच्चों इस चीज का मतलब समझ में आना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो होता क्या है, तो उस चीज को आप अगर याद रख लो तो वहां से भी आप फाइंड कर सकते हो। तो लिखने लेना सेकंड, ये साथ साथ बेटा नोट करते जाना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस इज या फिर हम ऐसा बोलते हैं ऑन ए सेट, ऑन ए गिवन सेट is the number of ways, is the number of ways in which that set can be partitioned into disjoint sets such that union of all the partitions is the given set। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या, बेसिकली जितने भी आपके पास में सेट में सपोज जितने भी एलिमेंट्स दे रखे होते हैं, उन सारे एलिमेंट्स का आपको पार्टीशन करना है ऐसे डिसजॉइंट सेट्स में जिनका यूनियन अगर हम ले तो वापस से कंप्लीट सेट जो वो बन जाए। इसकी हेल्प से भी हम इक्विवेलेंस रिलेशन जो वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों सबसे पहले क्योंकि मेरा पर्पस यहां पे इस पर्टिकुलर लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना नहीं है, आपको बच्चों बढ़िया से कॉन्सेप्ट जो उसकी भी फील दिलानी थी। तो यहां पे यार हमने सारे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन और रिफ्लेक्सिव इन सब की बातें कर ली। अब चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दिस सेट विद एलिमेंट्स दिस। अब मैं यहां से यार इस क्वेश्चन को आपको दोनों मेथड से जो सोल्व करना सिखा देता हूं। जो हमने यहां पे दो मेथड देखे इसके अंदर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करने थे, तो मैं दोनों मेथड जो वो आपको बता दे रहा हूं। पहला मेथड बच्चों हमने क्या बोला था, जो सेकंड मेथड हमने बोला कि भाई उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कितने पार्टीशन जो है वो हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने बोल दिया
फर्स्ट हम ऐसा बोल देते हैं वन पार्टीशन, है ना। वन पार्टीशन अगर बच्चों हम करें, वन पार्टीशन, वन पार्टीशन का मतलब क्या हो गया कि आपके पास में भाई ये जैसे एलिमेंट्स थे बेटा 1 2 3 4, एक सेट के अंदर ये एलिमेंट्स आ जाएं और जो दूसरा सेट है उसके अंदर 5 आ जाए, तो ये डिसजॉइंट सेट है भाई, है ना, बिल्कुल डिसजॉइंट सेट है। तो इसका मतलब यहां से कितने बने आपके पास में 1। सेकंड, अब अगर मान लो बच्चों हम बात करें टू पार्टीशंस की, टू पार्टीशंस की मतलब का मतलब क्या हो गया कि दो डिसजॉइंट सेट जो वो आपके पास में बनेंगे। अब दो डिसजॉइंट सेट देखो कैसे कैसे बन सकते हैं। एक तो हम ऐसा बना सकते हैं कि बेटा मान लो कि एक सेट में एलिमेंट्स आए 1 2 और यहां पे मान लो मैंने पार्टीशन कर दिया, अब दूसरे सेट में एलिमेंट आ गए 3 और 4। क्या ये आपके पास में डिसजॉइंट सेट्स हैं? बिल्कुल है। अब देखो जैसे यहां पे 1 2 आ रहा है वैसे यहां पे 1 3 भी आ सकता था, कोई सा भी तो आ सकता है। तो इसका मतलब ये वाली जो चीज है बेसिकली वो क्या होगी कि 4 एलिमेंट बच्चों आपके पास में थे, 4 एलिमेंट को दो ग्रुप में डिवाइड करना है। 4 को अगर दो में मान लो कि इस तरीके से 4 एलिमेंट है बेटा, उनको दो दो के ग्रुप में डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। साथ में हम क्या बोले कि यहां पर इन दोनों जो ग्रुप्स हैं दोनों ग्रुप में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो उसकी वजह से 2 फैक्टोरियल यहां पे। और तो ये देखो 24 डिवाइडेड बाई 8, ये कितने एलिमेंट्स आएंगे 3। एक और तरीके से कर सकते हैं दो पार्टीशन, कैसे बेटा, एक में आपने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 और एक में एलिमेंट ले लिया सपोज आपने, यानी इस बार हमने क्या किया कि 4 आपके पास में सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, उनको दो ग्रुप में डिवाइड करना है जिसके अंदर एक में एलिमेंट 3 हो दूसरे में एलिमेंट 1 हो। तो इसके करने के कितने तरीके बेटा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो ये देखो यहां से कितना बनेगा आपके पास 4। चलिए और देखो क्या कितने कितने पार्टीशंस बच्चों हो सकते हैं, यहां से 3 पार्टीशंस भी हो सकते हैं। 3 पार्टीशंस, 3 पार्टीशंस में क्या होगा देखो, सपोज यहां पे मान लो कि एक एलिमेंट 1 रह गया, फिर एक एलिमेंट मान लो यहां पे 2 रह गया, और ये लीजिए एलिमेंट यहां पे आ गए बच्चों 3 और 4। यानी बेसिकली अब आपको क्या करना है कि 4 ऑब्जेक्ट्स है ना, पीएनसी से समझो 4 ऑब्जेक्ट है, उनको 3 ग्रुप में डिवाइड करना, जहां पे एक में एलिमेंट 1 है, एक में एलिमेंट 1 है और एक में एलिमेंट जो वो आपके पास में कितने हैं 2 एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से कर सकते हैं भाई। तो ये देखो आपके पास में कितना आएगा, 3 पार्टीशन अगर हम करेंगे तो ये बन रहा होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 और दो ग्रुप सेम है उसकी वजह से 2 फैक्टोरियल। तो ये देखो जरा कितना 24 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 6। क्या और पार्टीशन 4 पार्टीशन बेटा पॉसिबल है इसके? 4 पार्टीशंस की अगर हम बात करें मैक्सिमम तो 4 पार्टीशंस ही पॉसिबल है। 4 पार्टीशंस का मतलब क्या, एक जगह 1 हो जाए, एक जगह बेटा 2 हो जाए, एक जगह 3 हो जाए, एक जगह 4 हो जाए। तो ये तो बस एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक सेट 1 का आ जाए, एक सेट 2 का, एक 3 का, एक 4 का। तो इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है। तो ये यहां से आपके पास में बच्चों टोटल इक्विवेलेंस रिलेशंस जो आपको फाइंड करना था, टोटल इक्विवेलेंस रिलेशंस, ये आपके पास में देखो जरा कितने आ रहे होंगे 3 1 4 4 8 6 14 एंड ये लीजिए 15। ये बच्चों इसका फर्स्ट मेथड हो गया। चलिए क्या सेकंड मेथड में जानने में इंटरेस्टेड हो आप, जो हमने अभी भी बेटा फॉर्मूला लिखा था, क्या आप इंटरेस्टेड हो कि मैं आपको उस फॉर्मूले को भी बताऊं? बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला था आपको, पहले तो 4 वैल्यूज बेटा याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है? B0 जो है उसकी वैल्यू 1 होती है, B1 की वैल्यू 1 होती है, B2 की वैल्यू 2 होती है और B3 की वैल्यू 5। पहली चीज तो आपको यार ये चीज जो वो याद रखनी है, याद रहेगी। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि भाई नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जो है उसका फॉर्मूला यार आपको याद रखना है, एंड दैट फॉर्मूला इज समेशन ऑफ NCK इंटू में BK, और K जो वो 0 से लेके N तक जाएगा। अब देखो N मैंने क्या बोला था, यहां पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। N जो है बच्चों वो यहां पर आपके पास में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 4 थे, तो इसकी वैल्यू 4 हो गई। यानी ये देखो क्या आ गया, K जो वो बेटा जाएगा 0 से लेके 4 तक, और ये यहां से आपके पास में ऐसा बनेगा NC4 इंटू में B4। यानी N की वैल्यू कितनी थी 4, तो 4CK और ये लीजिए BK। अब वैल्यूज बेटा डालते जाए यहां पे, है ना। तो ये क्या होता था बेसिकली BN होता था, यानी B4 आ जाएगा। तो K की वैल्यू डालेंगे तो देखो 4C0 B0 प्लस
4c1 b1 प्लस 4c2 b2 प्लस 4c3 b3। ये ऐसा आपके पास। अब वैल्यू जो वो डालते जाइए, जो वैल्यूज बेटा आपको पता है, b0 की वैल्यू 1, 4c0 इज ऑल्सो 1, 4b1 की वैल्यू 1, तो ये लीजिए 4, 4c2 बेटा कितना होता है 6 और b2 जो वो कितना होता है आपके पास 12, तो ये लीजिए 12। ये यहां पे क्या था b3, अरे लिख जा ये लीजिए 4c3 का मतलब आपके पास में 4 हो गया, और b3 जो वो कितना है 5। अच्छा ये कुछ ज्यादा आ गई क्या, ज्यादा आ गई क्या? हमने 1 मिनट रुको, फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? रुक जाओ, क्या लिखा था हमने? bn। 1 मिनट, इसको bn+1 लिख लेना यार, bn+1, ये जो फॉर्मूला है। अच्छा फॉर्मूले के आगे हमने लिखा ही नहीं है ना कुछ, फिर ठीक है, ये यहां पे लिख लीजिएगा bn+1 है ना। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं। भाई एसी चला दे यार, बहुत भयंकर गर्मी हो रखी है, देख दिमाग भी काम करना बंद कर दिया है। ये ऐसा आ जाएगा भैया ना, इसको bn+1 के इक्वल आएगा, सॉरी bn+1 जो है उसके इक्वल आएगा। तो चलिए bn+1 का इक्वल आएगा, इसका मतलब यहां पर क्या होगा कि n की वैल्यू जो वो आपको कितनी डालनी थी, 3 डालनी थी, तो ये b4 तभी मिलेगा आपको, तो ये मैं 3 कर देता हूं इसकी जगह। अच्छा कैलकुलेशन ये पूरी दोबारा कर दूं क्या? चलिए कैलकुलेशन जो बेटा मैं दोबारा से कर देता हूं। चलिए हमने कितना बोला था, ये bn की वैल्यू जो वो यहां पर bn+1 बेसिकली है, तो n की वैल्यू कितनी डालने पे आएगा, 3 डालने पे आपको मिलेगा भाई, है ना। तो ये लीजिए b4, और ये आपके पास में देखो जरा कितना आएगा, n की वैल्यू अगर हमने 3 डाला तो k की वैल्यू जो वो डालते जाइए, तो 3c0 b0, नेक्स्ट आपके पास में बेटा 3c1 b1, नेक्स्ट आपके पास में 3c2 b2, एंड नेक्स्ट आपके पास में क्या होगा 3c3 b3। तो ये देखो जरा b0 की वैल्यू आपके पास में 1 थी, तो ये 1 मिल गया, फिर b1 जो उसकी वैल्यू 1, तो ये 3, फिर 3c2 जो वो कितना होता है 3, और b2 जो वो 2, तो ये लीजिए 6, और लास्ट में अगर हम बात करें तो b3 की जो थी इसकी वैल्यू कितनी थी 5। तो ये देखो सेटिंग बैठ गई आपके पास में 15। तो इसको फॉर्मूले को भी आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। बस यहां पे बेटा एक बार दोबारा से फॉर्मूला जो वो ठीक कर लेना कि bn+1 जो है वो आपके पास में nck इंटू bk होगा, और यहां पे बेल नंबर जो है वो आपके पास में क्या आता है, n जो वो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पर बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो कि n+1 ये वाली जो चीज है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल है ना। n+1 को लिखने की बजाय आप ऐसा बोल दो कि n+1 जो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल है। तो n+1 4 के इक्वल था, तो n की वैल्यू जो वो बेटा आपके पास में यहां से कितनी आएगी, 3 आएगी। तो इसी तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो फॉर्मूले के अंदर कंफ्यूज आपको नहीं होना है, मैं फिर से बता देता हूं। आपके पास में नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जो बेटा क्या होंगे, bn+1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ nck इंटू bk। यहां पर n+1 ध्यान से समझना, n जो है वो बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल नहीं है, n+1 जो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के आपके इक्वल है, यानी n जो यहां से आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, जब अपने पास में 4 एलिमेंट्स। क्लियर? तो ये बच्चों अपना आज का पहला क्वेश्चन था जो फाइनली खत्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो उनकी प्रैक्टिस करते हैं। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये भी बच्चों एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में जेईई मेन में भी सवाल जो पूछा जा चुका है, तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन की भी अप्रोच, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी कई बार बच्चों को जो कंफ्यूज करती है इस टाइप के क्वेश्चंस में। लेट a1 a2 अप टू am बी m सेट्स सच दैट oai इक्वल्स टू p। इसका मतलब क्या है बेटा कि a1 जो है उसके अंदर p एलिमेंट्स है, a2 में भी p एलिमेंट्स है, अप टू am जो उसके अंदर भी p एलिमेंट्स है, ऐसा ये बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं। b1 b2 b n सेट्स, ये आपके पास में n सेट्स है जिसमें हर एक सेट जो उसके अंदर q एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब आगे ये देखो, ये u का मतलब बेसिकली क्या है, यहां पे यूनियन है। जैसे ये जो लिखा हो इसका मतलब समझ लेना बेटा, इसका मतलब है कि i की वैल्यू आप डालते जाइए। जैसे 1 डाला तो a1 देन यूनियन a2 देन यूनियन a3 से लेके बेटा ये जा रहा है am तक। इस सेट को उसने बोला है सेट s। सिमिलर वे में j में भी अगर आप 1 2 3 डालोगे तो b1 यूनियन b2 यूनियन b3 से लेके आपके पास में bn तक जा रहा है, इसको भी इसने क्या बोला है, सेट s। अब देखो यहां पर इसको आप थोड़ा सा उल्टे तरीके से समझो, ऐसे समझो बेटा कि एक कोई बड़ा सेट था s, ध्यान से समझना मेरी बात को, कोई एक बड़ा सेट था s, उसको 2 सबसेट में हमने डिवाइड कर दिया। एक कोई बड़ा सेट s था, उसके 2 सबसेट है बेटा,
एक सेट जो है वो है A1 यूनियन A2 से लेके AM तक, एक दूसरा जो सबसेट है दैट इज B1 यूनियन B2 से लेके BN तक। ऐसी कहानी जो वो अभी तक ये बोलना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके अंदर इसने क्या बोला था कि A1 जो है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे बेटा, P एलिमेंट्स, इसके अंदर भी P एलिमेंट्स, इस तरीके की कहानी है। अब आगे से थोड़ा लोचा स्टार्ट होता, आगे से चीज को समझना बच्चे ध्यान से। इसने बोला ईच एलिमेंट ऑफ S, ईच एलिमेंट ऑफ S, S का मतलब देखो फिर से समझ लो, S कोई एक बड़ा सेट था जिसके हमने दो सबसेट बनाए हैं, एक A1 यूनियन A2 से लेके AM तक, दूसरा B1 यूनियन B2 से लेके BN तक। अब इसने क्या बोला, ईच एलिमेंट ऑफ S, ध्यान से समझना बेटा इस बात को। सपोज हम ऐसा मान लेते कि S जो है उसके अंदर एक बार के लिए बेटा हमने बोल दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कुछ लैम्डा है, ये लैम्डा क्या है इसके अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब ध्यान से समझना, ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू अल्फा नंबर ऑफ AIs। इस बात का क्या मतलब है बेटा, ध्यान से समझना। ईच एलिमेंट, सेट S जो थे उसके अंदर लैम्डा टोटल एलिमेंट्स थे, उसके अंदर मान लो कोई सा भी एक एलिमेंट उठाया हमने, वो एलिमेंट ये बोल रहा है कि ये जो टोटल यहां पर बेटा ये जो एक बड़ा सेट है इसके अंदर टोटल कितने सबसेट्स हैं, इसके अंदर टोटल M सेट है, यस और नो। तो यहां का कोई भी एक एलिमेंट जो है वो इनमें से एग्जैक्टली, यहां से कोई भी एक एलिमेंट जो है वो इनमें से एग्जैक्टली अल्फा सेट्स के अंदर है। ये बात समझ में आई क्या? यहां का कोई भी एलिमेंट यानी सारे के सारे एलिमेंट उठा के, हर एक एलिमेंट के लिए बात कर रहा है, ईच एलिमेंट की बात कर रहा है, हर एक एलिमेंट यहां वाले जो सेट हैं उनमें से एग्जैक्टली अल्फा सेट्स में वो घूम रहा है। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात करूं, यहां से पहला जो एलिमेंट है वो यहां से सपोज अल्फा सेट्स में है, दूसरा एलिमेंट जो वो भी अल्फा सेट्स में है, तीसरा एलिमेंट जो वो भी अल्फा सेट्स में है, तो टोटल बच्चों लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा एलिमेंट्स हो गए क्या? ये इसमें समझना बस बहुत जरूरी है कि अगर यहां से मैंने बोला कि हर एक एलिमेंट यहां पे अल्फा सेट्स में, दूसरा भी अल्फा सेट्स में, तीसरा भी अल्फा सेट्स में, लैम्डा जो एलिमेंट है वो भी अल्फा सेट्स में, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए, लैम्डा इनटू अल्फा। और वैसे आपको यार यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है कितने, इस सेट में P एलिमेंट है, इसमें भी P है, इसमें भी P है, तो P कितने टाइम्स है, M टाइम्स, यानी ये आपके पास में PM आ गया। सिमिलर वे में यही कहानी ये सेट B के लिए भी बोल रहा है कि इसका हर एक एलिमेंट जो है वो सेट B, ये जो यहां पर B वाले जो सेट्स है ना बेटा, इनमें से एग्जैक्टली कितने सेट्स के अंदर है, वो बीटा सेट्स के अंदर है। यानी पहला एलिमेंट यहां पर बीटा सेट्स में है, दूसरा भी बीटा सेट्स में, लैम्डा एलिमेंट जो वो भी बीटा सेट्स में, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पर बच्चों क्या होंगे, लैम्डा इनटू बीटा। और वैसे आपको पता है कि इसके अंदर हर एक सेट जो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है बच्चों, Q एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो वो कितने हो गए यहां से Q इनटू। अब यहां से लैम्डा तो हमने अपनी तरफ से माना, तो दोनों को बेटा क्या कर दो, इक्वेट कर दो या डिवाइड कर दो, अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू PM अपॉन में QN। और अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखो जरा कितना आएगा, बीटा इंटू में PM इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ N इंटू Q, एंड दैट विल बी आवर फाइनल आंसर, जो कि बच्चों ऑप्शन C जो है उसके अंदर दिया हुआ है। अरे बोलो क्लियर है, मजा आ रहा है सारे क्वेश्चंस करके? ऐसे ही मिलेंगे बेटा आपको सारे क्वेश्चन, ध्यान ध्यान से करते जाइए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पकड़ना है और उसके बाद उसको खट से सोल्व कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो क्या बोला, एक सेट A है जिसके अंदर XY एक ऑर्डर्ड पेयर है, और यहां पर X और Y जो वो दोनों बेटा इंटीजर हैं, X जो वो भी नॉन नेगेटिव है, Y भी नॉन नेगेटिव है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब समझ रहे हो, ये 4x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल्स टू 40 बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है, एक ट्राइंगल को एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है इस तरीके से। ये लाइन जो है वो सपोज ये y की वैल्यू 0 डाल दो तो ये पॉइंट आ गया बेटा 10,0, ये पॉइंट x की वैल्यू 0 डाल देंगे तो 0,8। अब इसने क्या बोला कि x और y यहां पर जो ऑर्डर्ड पेयर है वो सारे ऐसे इंटीजर्स का ऑर्डर्ड पेयर है बेटा जो इसे ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है या फिर ट्रायंगल के ऊपर लाई कर रहा है। वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो वो यहां पे आपको लेने हैं। दूसरा जो आपके पास में है, दूसरा जो बच्चों आपके पास में है उसमें भी सेम यही कंडीशन है, बस यहां पे क्या है, अब ये वाला पॉइंट x की वैल्यू 0 डाले तो 0,10, यानी ये पॉइंट, इसको मैं थोड़ा सा एक बार और आगे कर देता हूं, ये सपोज ऐसा कुछ था,
तो ये अब यहां पर ऐसा होगा और यहां पर ऐसा होगा, यानी ये आपके पास में सेट बी जो है बेटा, सेट बी क्या है, देखो मैंने यहां पे दो ट्रायंगल बना दिए, इसको मैंने सपोज ओ पॉइंट बोल दिया, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। सेट ए जो है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या है, वो आपके पास में ट्रायंगल ओ बी सी के अंदर या फिर इसके ऊपर लाई करने वाले सारे इंटीग्रल ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है। ध्यान से समझना मेरी बात को, क्या है बेटा, यहां पर सेट ए जो है उसके अंदर कौन से एलिमेंट है, वो सारे इंटीग्रल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो कि ट्रायंगल ओ बी सी के अंदर लाई कर रहे हैं या फिर इसके ऊपर लाई कर रहे हैं। सिमिलर वे में सेट बी जो उसके अंदर देखो क्या है, वो सारे इंटीग्रल पॉइंट हैं जो ट्रायंगल ओ ए डी के अंदर लाई कर रहे हैं या फिर इससे ऊपर लाई कर रहे हैं। सॉरी, क्लियर। अब आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अगर आपको चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, इसका मतलब क्या, वो सारे एलिमेंट जो सेट ए में भी लाई कर रहे हैं और सेट बी में भी लाई कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, क्या उसके अंदर ये वाला रीजन आएगा, क्या ये वाले रीजन के अंदर जितने भी बेटा इंटीग्रल पॉइंट्स हैं वो सारे इंटीग्रल पॉइंट्स जो वो आपसे फाइंड करवाना चाह रहा है, जो कि काफी आसान है। क्योंकि देखो ये वाला पॉइंट क्या है 8,0, ये वाला पॉइंट बच्चा क्या है, पहले ये पॉइंट 0,8 था, ये वाला 0,10। तो देखो अब यार पॉइंट तो आप इजीली काउंट कर सकते हो, देखो 0,0 फिर उसके बाद में 1,0 से लेके 8,0 तक आ गए सारे पॉइंट्स। उसके बाद में इधर वाले ले लो सारे, 0,1 से लेके 0,2 से लेके 0,8 तक ले लो। तो ये देखो टोटल 9 पॉइंट्स है, ये टोटल 8 पॉइंट्स है। अब कौन से ले लो, एक्स कोऑर्डिनेट को आप 1 लेते जाओ और वाई कोऑर्डिनेट जो है, जैसे 0 तो आपने ले लिया, 1,1 दोनों को सेटिस्फाई करेगा, 1,2 इस तरीके से आपको चेक करना है। ये पॉइंट है जो वो भी आप फाइंड कर सकते हो इजीली, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है ये, इन दोनों लाइंस का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये भी हम आसानी से फाइंड जो वो कर सकते हैं। आई क्या बात सुने, तो क्या ये सवाल अब मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ दूं क्या प्यारे बच्चों, क्योंकि अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो वो इसके अंदर नहीं है। सिंपल, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट एक बार 1 ले लो, वाई को देख लो कहां तक जाएगा, दोनों सेटिस्फाई करे। एक्स कोऑर्डिनेट 2 लिया, वाई चेक कर लिया, x3 लिया, वाई। तो ये क्वेश्चन यार आपको खुद को करना है और जो भी आपका आंसर आया आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन या काउंटिंग में टाइम वेस्ट ना करके ज्यादा आगे आने वाले और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो उन पे बच्चों फोकस कर सके। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, यहां देखो प्यारे बच्चों क्या बोला गया, लेट M denote the set of all 2x2 matrices, है ना, 2x2 मैट्रिक्स जो वो बच्चों आपको गिवन है। डिफाइन द रिलेशन R इक्वल्स टू A to B बिलोंग्स टू M क्रॉस M, M क्रॉस M में भाई कोई ऑर्डर्ड पेयर है, और इसी तरीके से ये रिलेशन आपको बच्चों डिफाइन किया गया है कि A प्लस B का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A प्लस B का ट्रांसपोज को आप क्या बोला गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन R इज, अब ये रिलेशन आपको बताना है कि भाई सिमेट्रिक रिलेशन है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, क्या सीन है। तो एक एक की बात कर लेते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। पहले बच्चों बात कर लेते हैं कि क्या ये रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अब यार रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो वो क्या होता है कि उसके अंदर एक एलिमेंट A जो खुद से कनेक्ट हो रहा हो, यानी B की जगह भी अगर A डाल दे तो वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसको सेटिस्फाई करने का मतलब क्या भाई कि A, इसको सेटिस्फाई करने का मतलब प्यारे बच्चों क्या है कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब क्या ये बात सच है क्या, ये बात बेटा बिल्कुल सच है। अच्छा सिमेट्रिक ये कैसे चेक करते हैं, एक सेट को X मान लो, A प्लस A का ट्रांसपोज। अब इसको मेरे को चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड यार इसका ट्रांसपोज ले लूंगा। तो ये लीजिए मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब ये देखो A का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, यानी क्या ये वापस X ही मिल गया, बिल्कुल मिल गया। तो चाहे A मैट्रिक्स आपके पास में सिमेट्रिक हो या फिर बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, A प्लस A का ट्रांसपोज जो वो हमेशा कैसा मैट्रिक्स आपको मिलने वाला है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको मिलने वाला। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है।
सेकंड चलिए बात कर लेते हैं यार सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि ए को बी से रिप्लेस कर दूं और बी को ए से रिप्लेस कर दूं, तो हम ऐसा बोल दें कि बी प्लस में ए का ट्रांसपोज जो है वो कैसा मैट्रिक्स है भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए इसकी बात कर लेते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो हम क्या करें प्यारे बच्चों, अगेन ट्रांसपोज ले लें। तो ये देखो आ गया बी का ट्रांसपोज प्लस ए, और बी का ट्रांसपोज प्लस ए जो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या ये एक्स जो वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, बिल्कुल हुआ। इसका मतलब ये रिलेशन जो वो सिमेट्रिक भी है। थर्ड हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की बात करते हैं बेटा, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि हमने ऐसा बोल दिया कि a प्लस में b का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक कैसा मैट्रिक्स है बेटा, सिमेट्रिक। और b प्लस c का ट्रांसपोज जो है वो आपके पास में एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब अगर a प्लस c का ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया तो हम क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो चलिए इस मैट्रिक्स की अपने को बात करनी है। देखो a प्लस बी ट्रांसपोज प्लस b प्लस c ट्रांसपोज। अभी देखो यार हमने इस वाले मैट्रिक्स की बात की थी, a मैट्रिक्स प्लस a का ट्रांसपोज, ये जो वो ऑलवेज क्या है बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब यहां पे ध्यान से देखो, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहां से a प्लस में c का ट्रांसपोज जो ये भी कैसा मैट्रिक्स होगा, क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बिल्कुल ही कॉमन सेंस से आप जो इस चीज को समझ सकते हो। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो है जो हमने लिखा है a प्लस में c का ट्रांसपोज, ये भी बच्चों कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ये भी इसके अंदर जो वो लाई कर रहा होगा, अगर ये ऐसा है और ये ऐसा है तो a प्लस में c का ट्रांसपोज जो है, सॉरी यहां से ये पूरा मैट्रिक्स जो वो कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। तो इसका मतलब a प्लस c का ट्रांसपोज जो वो कैसा होगा, सिमेट्रिक। तो इसका मतलब बेटा ये रिलेशन जो वो आपके पास में ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, यानी कि ये सब कुछ है तो ये रिलेशन कैसा बन गया आपके पास, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है फंडा। चलिए फिर बढ़ते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां देखो क्या बोला गया आपको, इफ R इज ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ होल नंबर्स as A is related to B such that A factorial into B minus A factorial is an odd number। बेटा यार एक चीज समझना, जैसे आपको पता है कि 0 फैक्टोरियल जो वो कितना होता है, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, यानी आगे जितने भी फैक्टोरियल आपके पास में आते जाएंगे वो सारे के सारे हमेशा कैसे आएंगे, इवन नंबर आएंगे। तो ये बात समझो कि ये ए फैक्टोरियल ये सिर्फ और सिर्फ बेटा किस कंडीशन में ओड नंबर आ सकता है, वो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो पूछे। तो ध्यान से देखो, पहली चीज तो यार ए और बी हमेशा ऑब्वियस सी बात है कि देखो फैक्टोरियल तभी डिफाइन होगा जब पॉजिटिव नंबर हो या फिर जीरो, यानी बी जो वो ग्रेटर देन इक्वल्स, सॉरी ए जो वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। सिमिलर वे में बेटा बी माइनस ए जो वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, यानी बी जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। और कहीं पे भी 2 फैक्टोरियल नहीं बनना चाहिए, 2 बनते ही काम खत्म। तो इसका मतलब देखो क्या क्या ले सकते हो बच्चों, 0,0 ले सकते हो, 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 बन गया। चलिए ए को अगर मान लो बेटा हमने 0 ही रखा, बी को हमने मान लो 1 ले लिया, तो 1 माइनस का 0, 1 माइनस 0 1 फैक्टोरियल और ये 0 फैक्टोरियल, अभी भी ओड है। और क्या ले सकते हैं, क्या दोनों को 1 1 ले लूं, दोनों को 1 1 लेंगे तो ये 1 फैक्टोरियल ये 0 फैक्टोरियल, अगेन ओड आ गया। फिर b को अगर मान लो मैंने 2 ले लिया और a को 1 ले लिया, तो 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, इसके अलावा बनेगा क्या, कभी नहीं बनेगा। आगे जब भी जाएंगे तो मिनिमम 2 फैक्टोरियल बेटा बन ही रहा होगा, और 2 बनते ही काम खत्म, वो इवन बन गया। तो टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर बच्चों आपके पास में पॉसिबल है, 4 ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है, यानी कि ऑप्शन सी जो वो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए फिर प्यारे बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को जरा जल्दी से आप रीड कर लीजिए एक बार, क्या बोला गया है इसके अंदर। लाइट नहीं आई क्या, तो ठंडा क्यों नहीं कर रहा है। 1 और मोर देन करेक्ट टाइप का एक क्वेश्चन इसमें बोला गया बेटा, नंबर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 विच आर नॉट डिविजिबल। अच्छा देखो पहले तो एक चीज ये देख लो कि ये सारे ऑप्शन में बेटा ऐसी कुछ बात कर रहा है कि 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल, इस तरीके की बातें कर रहा है। तो पहले ये हम सेट जो डिफाइन कर लेते हैं। 1 से लेके 1000 की बात कर रहा है सबसे पहले तो मैं देखो एक सेट इस तरीके से बना लेते हैं।
ये एक सेट बना लिया बेटा हमने, एक ये दूसरा सेट हमने बना लिया, एक ये तीसरा सेट हमने बना लिया। इस सेट का मतलब बेटा क्या है, डिविजिबल बाई 2। इस सेट का मतलब आपके पास में क्या है, डिविजिबल बाई 2। अरे यार, इस सेट का मतलब आपके पास में डिविजिबल बाई 2। इस सेट का मतलब हम बोल देते हैं डिविजिबल बाई 3, और इस सेट का मतलब बेटा हम बोल देते हैं डिविजिबल बाई 5। 1 से लेके 1000 के जो नंबर है बेटा, उनके बारे में अपने को यहां पे बात करनी है। तो अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि 1 से लेके 1000 के बीच में, ये इसको हम बोल देते हैं ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। तो पहले तो बेटा ये बताइए कि सेट ए के अंदर आपके पास में कितने एलिमेंट्स होंगे। ए का मतलब क्या है, 1 से लेके 1000 के बीच में, 1 से लेके 1000 के बीच में बेटा 2 से डिविजिबल नंबर कितने, तो 2, 4, 6, बहुत सिंपल है इसकी काउंटिंग। तो कितने नंबर होंगे आपके पास में, ये 500 नंबर होंगे। सेकेंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। बी का मतलब बेटा कितना है आपके पास में, कि 1 से लेके 1000 जो है उसके बीच में 3 से डिविजिबल नंबर कितने होंगे। तो सिंपल, आपको ये तो डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हो ना, 1000 जो है उसको 3 से डिवाइड कर दो और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, उसके अलावा थोड़ी और कुछ करना होता है। तो ये एलिमेंट्स आपके पास आ गए 333। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी, ये आपके पास में 5 से डिविजिबल जो कितने होंगे, 200। चलिए, अब अगर बच्चों में आपसे ऐसा पूछ लूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, 1 से लेके 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि बेटा 2 से भी डिविजिबल है और साथ ही साथ में 3 से भी डिविजिबल है। तो आपको पता है ये वो सारे नंबर होंगे जो कि किससे डिविजिबल है, 6 से। और 1 से लेके 1000 के बीच में अगर 6 से डिविजिबल नंबर चाहिए तो हम क्या कर देंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये देखो जरा कितने आएंगे, 1 और ये 4066। चलिए, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या, वो सारे नंबर्स 1 से 1000 के बीच वाले जो कि बेटा 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल, यानी ओवरऑल किससे डिविजिबल होने चाहिए, 15 से। तो 1000 डिवाइडेड बाय 15 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये देखो आपके पास में कितने आएंगे, 60। चलिए, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या, वो नंबर जो 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। ऐसे कौन से नंबर होंगे जो बेटा किससे डिविजिबल है, 10 से। और ऐसे कितने होते हैं, 100। लास्ट में हम बात कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की। इसका मतलब क्या है, वो सारे नंबर्स जो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी। तो ऐसे बेटा कौन से नंबर्स होंगे जो हम ऐसा बोल दें कि तीनों से डिविजिबल, इसका मतलब 30 से वो डिविजिबल होने चाहिए। 30 से पहले ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि 2, 3, 5 तीनों से आपके पास में डिविजिबल हो। तो ये आपके पास में देखो जरा कितने आएंगे बच्चों, 33। अब चलिए यहां पे आप फिलअप कर सकते हो, ये वो रीजन है जो तीनों से डिविजिबल है, यानी ये लीजिए 33। ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी बेटा 166 था, तो ये कितना बन गया, 133। फिर बी इंटरसेक्शन सी 66 था, तो ये भी कितना आ गया, 33। फिर ए इंटरसेक्शन सी जो वो आपके पास में कितना था, 100। तो 100 अगर माइनस कर देंगे तो ये कितना बनेगा, 67। तो अब ये देखो काउंट करके लिख सकते हैं, ये 67, 100, 233 बच गया, और वहां पर था आपके पास में 500, तो ये आई थिंक 267 बच जाएगा। फिर बी के अंदर आपके पास में टोटल 333 आने थे, तो ये लीजिए 200 और 66, यानी 100 आई थिंक 34 बच जाएगा। ये सी के अंदर टोटल 200 आने चाहिए थे आपके पास में, तो ये 100 आ गया, तो ये आई थिंक 67 जो बच जाना चाहिए। बोलो भाई यहां तक किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जो वो पूछ सकते हो कि इसके अंदर कौन सा नंबर जो आपके पास में कैसे। तो अब इसके बेसिस पे भाई हम सारे क्वेश्चन जो ऑप्शन थे उनके आंसर कर सकते हैं। देखो पहला बोला गया नंबर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ 2, 3 and 5 इज। ऐसे नंबर जो तीनों से ही बेटा डिविजिबल नहीं है।
तो इनका पहले तो टोटल का सम कर लो, टोटल नंबर कितने और 1000 में से माइनस कर देंगे तो टोटल देखो जरा ये कितना आएगा। ए के अंदर थे ये 500 थे, 500 प्लस में ये जो है वो 600 बनेंगे और ये 734 है, तो 1000 माइनस का 734, तो ये जो वो बेटा कितना आएगा आपके पास में 266 आई थिंक आ जाएगा 266। तो ये कितना बोला 266 ही बोला, तो ठीक है भाई। सेकंड देखो नंबर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 3 और 5। ऐसे जो सिर्फ 2 से डिविजिबल हो, 3 से और 5 से नहीं होने चाहिए, तो वो कौन से नंबर्स है? ये नंबर्स है, तो ये 267 आएंगे। ये ऑप्शन क्या बोल रहा है बेटा? ये भी 267 बोला है, नहीं ये भी करेक्ट है। फिर ऑप्शन सी नंबर ऑफ व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 and 3 बट नॉट बाय 5। 2 and 3 से बेटा डिविजिबल होने चाहिए बट 5 से डिविजिबल जो वो आपके पास में नहीं होने चाहिए, तो 2 और 3 से ये नंबर कौन से आएंगे आपके पास में? ये वाले नंबर ऐसे हैं जो इन दोनों से डिविजिबल है बट बाकियों से नहीं है, तो 133 ये भी यही बोला, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। डी में देखो नंबर ऑफ नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 2 और 5। 3 से डिविजिबल होने चाहिए बट 2 और 5 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। तो ये भी देखो आपके पास में क्लियरली नजर आ रहा है कितने 134, और ये इस ऑप्शन में कितना बोल रहा है? यही बोल रहा है, तो ऑप्शन डी जो वो भी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है फंडा? चलिए फिर बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए जरा देखना इसमें क्या बोला गया। यहां पे आ रहा है आपके पास में नंबर nx रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट x गिवन दैट a में बेटा 100 एलिमेंट है, b में इतने, c में a c ये सब दे रखे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a यूनियन b यूनियन c। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से करो, बड़ा मजेदार सवाल है। देखो अगेन आप जब भी ऐसा आता है तो बेटा वेन डायग्राम बना लीजिए। वेन डायग्राम से सिचुएशन जो आपकी काफी हद तक क्लियर हो जाती है। ये देखो हमने 3 सेट जो है वो बना लिए हैं ए बी सी, ए बी एंड सी। चलिए अब देखते हैं जरा कि ये क्या बात भाई यहां पर करना चाह रहा है। पहले बोला है पहले देखो इस टाइप के जब भी सवाल है तो बीच वाला जो रीजन होता है जो कि तीनों में कॉमन है, इसको आप कुछ मान लीजिए। इसको सपोज आपने x मान लिया, इसको बेटा जी सपोज आपने क्या मान लिया? x मान लिया, ऐसा आ गया। अब देखो जैसे a इंटरसेक्शन b में आपको 30 एलिमेंट दे रखे हैं। a इंटरसेक्शन b बेटा क्या ये वाला रीजन है? बिल्कुल। तो इसका अगर ये x है तो ये देखो जरा कितना आ गया 30 माइनस का x, इतना बचेगा। फिर b इंटरसेक्शन c 35 दे रखा है, 35 ये आपके पास में रीजन है, उसमें से x ये आ गया तो ये कितना बचा 35 माइनस x। a इंटरसेक्शन c 40 दे रखा तो ये सेक्शन कितना बचा बेटा 40 माइनस का x। अब देखो a में आपके पास में 110 एलिमेंट्स है, a ये पूरा पार्ट है, तो ये देखो अभी तक कितना आ चुका है 40 प्लस 30 70 माइनस का x आ चुका है। तो कितने और बचे भाई 110 माइनस में 70 माइनस के x और बच गए आपके पास में, तो ये है 40 प्लस का x, ये लीजिए 40 प्लस x। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। b में बेटा टोटल 55 थे, अभी तक देखो ये सम कितना आ चुका आपके पास में, ये 65 बन चुका है। 65 माइनस का x, तो 55 माइनस में 65 माइनस x, तो ये देखो कितना आ गया x माइनस का 10, ये लीजिए x माइनस 10। C में ऐसे 90 एलिमेंट्स हैं, तो ये देखो कितना हो चुका है 40 प्लस 35 75 माइनस का x, 75 माइनस का x हो गया तो 15 प्लस का x। ये बच्चों आपके पास ऐसा आ गया। अब ध्यान से देखो पहले तो x क्या हो सकता है, क्योंकि बच्चों जिस भी रीजन में जो पार्ट लिखा वो सबका सब पॉजिटिव होना चाहिए, यस और नो। तो इसका हम ऐसा बोल सकते हैं कि x माइनस 10, x माइनस का 10 जो वो कैसा हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x भाई 10 से बड़ा होना चाहिए। हम फिर ऐसा भी बोलेंगे कि भाई 30 माइनस x ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि x जो वो क्या आना चाहिए लेस देन इक्वल टू 30। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि x जो है वो 10 से बच्चों 10 या 10 से बड़ा होना चाहिए और 30 या 30 से छोटा होना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। अब आपको देखो क्या फाइंड करना था इसके अंदर, पर्टिकुलर क्वेश्चन जो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी आपको फाइंड करना। तो इसका मतलब सबको ऐड कर दें, तो ऐड करेंगे तो देखो बच्चों ये कितना बनेगा, ये 110 है। 110 ध्यान से देखना, x से x जो वो खत्म हो गया है, ये 35 50 60 बन चुका है, 60 आई थिंक 60 है,
ये 50 प्लस का 10 60, तो 110 प्लस का 60 यानी 170। इसके अलावा माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म, ये आ गया प्लस का एक्स। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे बच्चों पूछूं कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आप बताइए, तो ये मैक्सिमम कब आ गया? जब एक्स मैक्सिमम हो। एक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है? 30, यानी ये आ गया 200। अगर हम बात करें बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी आर मिनिमम व्हेन x इज मिनिमम एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x, दैट इज 10। तो ये आपके पास में कितना आ गया? 180। यानी बच्चों हम ऐसा बोल सकते हैं कि A यूनियन B यूनियन C जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 200 तक जा सकती है, मिनिमम वैल्यू 180। तो 180 से लेके 200 के बीच में बच्चों कितनी वैल्यूज आपके पास में टोटल आती हैं? तो वो आपका जवाब होगा 21, और यही बच्चों इस क्वेश्चन का भी जवाब है। क्लियर? तो मजा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन में? सारे क्वेश्चन बेटा मेरे साथ साथ में सोल्व करते रहना। अगर सिर्फ और सिर्फ देखते रहोगे तो उससे मजा नहीं आएगा, फील नहीं आएगी आपको। आ जाइए अगला सवाल। कंसीडर द सेट ए। एक सेट ए है बेटा जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 10। ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। ठीक है भाई, ए से ए में एक सेट डिफाइन किया गया, सच दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की बात याद आ गई है क्या? अरे बोलो, मैंने स्टार्टिंग में आपको ये सारी बातें बता दी थी। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भाई क्या था? याद है क्या? 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर माइनस का n। n की वैल्यू कितनी है? 10। तो ये लीजिए 2 की पावर 100 माइनस का 10, 2 रेज़ टू पावर 90। अब देखो वो फॉर्मूला अगर पता है तब तो सब आसान है, वरना फिर जूझते रहेंगे। बट नॉट सिमेट्रिक, तो हम सिमेट्रिक की फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन जो वो भी बच्चों हमने लिखा था वो क्या था? 2 की पावर n स्क्वायर प्लस का n डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 की पावर 100 प्लस का 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट आर इक्वल्स टू 200, 2 रेज़ टू पावर 55। अब आपको वो चाहिए जो रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है, तो वो कितने होंगे बच्चों? 2 रेज़ टू पावर 90 माइनस 2 रेज़ टू पावर 55। तो दोनों से देखो 2 की पावर 55 कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना बनेगा? 2 की पावर 45 माइनस 1। ये यहां पे क्वेश्चन के अंदर करेक्ट कर लेना बेटा, ये यहां पे 55 है, करेक्ट कर लेना है 55। तो यहां से देखो 2 की पावर n माइनस 1 जो उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 45। यही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। ठीक है, चलिए आइए और अमेजिंग से क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और आपका होमवर्क क्यों है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन बच्चों मैं आपको स्टार्टिंग में करवा चुका हूं। तो जो भी आपका आंसर आए यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर जो क्या फाइंड किया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वहां पर अल्फा बीटा गामा पी क्यू इस तरीके की फॉर्म में थी, यहां पर वो नंबर्स जो वो आपको एग्जैक्टली गिवन है, तो वो नंबर सिंपली पुट करने और आंसर निकालना है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेट है बेटा S1 जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो वो 12 है। सेट S2 है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है। S3 जो उसके अंदर भी 4 एलिमेंट है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस। अच्छा ओके, तो ये देखो सबसे पहले तो ये बताओ S1 क्रॉस S2 में कितने एलिमेंट होंगे? भाई एक सेट में अगर m एलिमेंट है, दूसरे सेट में n एलिमेंट है, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें कितने एलिमेंट होंगे? m इंटू n। तो यहां पे 12 इंटू 4 दैट आर 48। फिर S2 इंटू में सॉरी एक बात कर रहा है S1 इंटू S3, S1 इंटू में S3, फिर से 12 इंटू 4 48। अब अगर देखो आपको ये पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन S1 क्रॉस S2 यूनियन S1 क्रॉस S3, तो बेसिकली आप ऐसा मानो कि ये सेट A है, ये सेट B है, तो A यूनियन B आपसे फाइंड करवाना चाह रहा है। अब यार A यूनियन B क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 क्रॉस S2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S1 क्रॉस S3 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन S1 क्रॉस S2 इंटरसेक्शन S1 क्रॉस S3। तो ये देखो 48 प्लस का 48 माइनस, इन दोनों के इंटरसेक्शन में देखना बेटा S2 और S3 जो है उसके अंदर 2 एलिमेंट कॉमन है, 2 एलिमेंट कॉमन है। तो इसका मतलब यहां से क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि इसके एलिमेंट जो इसके साथ में ऑर्डर्ड पेयर कितना बनाएंगे, जैसे 1, B 2, B 3, B इस तरीके से। तो ये सारे के सारे तो वहां पर भी बन रहे होंगे, तो वही तो कॉमन है, यानी यहां से 12, यहां से इंटू में 2 जो एलिमेंट आ रहे हैं वो बच्चों क्या होंगे? कॉमन।
तो ये आपके पास में 24 इसके अंदर ऐड कर दो तो 72 जो वो आपके पास क्या होंगे बच्चों, इसका फाइनल आंसर। तो ये एक इजी साइड का बच्चों क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। एक सेट है बेटा x जिसके अंदर एलिमेंट है 1 से लेके 100 तक, एंड y भी सबसेट ऑफ x सच दैट सम ऑफ no two elements of y in y is divisible by 7. Find maximum possible number of element. ओके, सोचना बच्चों, ये जो x है इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, पहले उन एलिमेंट्स की बच्चों मैं बात कर रहा हूं। कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर ऐसे हैं जो कि 7 से डिविजिबल है, यस और नो? ऐसे कितने एलिमेंट्स है बेटा जो 7 से डिविजिबल है? 14 एलिमेंट्स आपके पास में इसमें ऐसे हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। चलिए S2, अब मैं वो एलिमेंट देख रहा हूं जब 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो वो देखो कितने आ गए, 8, 15, 22 से लेके जा रहा है 99 तक। तो ये देखो यहां से आपके पास में ये टोटल कितने एलिमेंट्स है बेटा? चलो मैं एक बार लिख देता हूं, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लिख देंगे। वो एलिमेंट जब आपके पास में जो 7n+2 टाइप के एलिमेंट्स है, यानी 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 बचता हो, ये कितने आएंगे आपके पास? 100 तक। फिर एक टाइप के वो एलिमेंट है जब 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है आपके पास में कितना बचता हो? 3 बचता हो। अच्छा ये रिमाइंडर, सॉरी इसके अंदर एक 1 भी आ जाएगा ना बेटा, इसके अंदर 1 भी आ जाएगा, 1 के बाद 8, और यहां पे जो है वो आपके पास में एक 2 आ जाएगा। फिर यहां पर देखो कितना होगा, 3 से स्टार्ट होगा, ये लीजिए 10, 17 से लेके लास्ट एलिमेंट ऐसा कौन सा होगा जिसको बेटा 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो 3 बच रहा हो, तो वो आएगा 94। चलिए फिर x5, 5 जिसके अंदर रिमाइंडर जो कितना बच रहा हो? 4, तो 4, 11, 18 से लेके जाएगा 95 तक। फिर रिमाइंडर 5 बच रहा हो, यानी 5, 12, 19 से लेके 96 तक, और ये लीजिए x7 जब रिमाइंडर बेटा 6 बच रहा होगा, तो 6, 7, 13, 7, 20 से लेके जाएगा 97 तक। अब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं यार, ना, तो ये आई थिंक यहां पर ये 15 एलिमेंट्स बनेंगे आपके पास। ये यहां से काउंटिंग जो वो भी 15 एलिमेंट्स की रहेगी, ठीक है। और इसके अलावा 3 से लेके 94 तक इसकी भी काउंटिंग हम कर सकते हैं। इसके अंदर भी आई थिंक 15 एलिमेंट्स आ रहे हैं। चलो बाकी वाले देख लेते हैं एक बार। ये भी यहां पे भाई 14 एलिमेंट्स रहेंगे, ये भी यहां पर देखो 14 एलिमेंट्स रहेंगे, ये भी यहां पर 14 एलिमेंट्स रहेंगे, और ये भी यहां पर 14 एलिमेंट्स आ रहे, ऐसा आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखो आपको क्या बोला गया है, y be a subset of x such that the sum of no two elements in y is divisible by 7। तो यार आप एक चीज सोचो, यहां से आप कोई भी एक एलिमेंट ही ले सकते हो। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम एक ही एलिमेंट इस वाले सेट से ले सकते हो। क्यों? अगर 2 एलिमेंट ले लिया तो उन दोनों का सम जो वही 7 से डिविजिबल हो जाएगा, यस और नो? तो यहां से मैक्सिमम आप एक एलिमेंट जो ले सकते हो। इसके अंदर बेटा देखो, इसके अंदर चाहे आप 2 एलिमेंट ले लो, चाहे 3 ले लो, चाहे 4 ले लो, कितने भी एलिमेंट ले लो, उनका सम जो है वो कभी भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा, कभी भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आपने मान लो कि बेटा एक एलिमेंट यहां से ले लिया तो यहां से कोई एलिमेंट नहीं ले सकते, यानी इन दोनों सेट में से आप एक ही जगह से एलिमेंट ले सकते हो। तो हम किससे लेंगे? हम ऑब्वियस सी बात है इससे लेंगे, क्योंकि इसमें 15 है, इसमें 14। हमें क्या चाहिए बेटा? मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए। सिमिलर वे में यहां से भी हम 15 एलिमेंट्स जो वो देखो ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब यहां से जब भी देखो, अब यहां से लिया है आपने, तो अब यहां से एलिमेंट आप नहीं ले सकते, क्योंकि इनका सम जो 7 से डिविजिबल। फिर इन दोनों में से बेटा आप किसी से भी ले सकते हो, तो यहां से ले लीजिए। अब ऑब्वियस सी बात है, यहां से लोगे तो इससे नहीं ले सकते, वरना वो फिर से 7 से डिविजिबल। यानी ये देखो आपके पास में कितना आ गया, 45 आ गया। तो यही बच्चों क्या होगा आपके पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सबसेट Y के अंदर, जो कि
जिनमें से किसी भी दो एलिमेंट का सम जो बेटा 7 से डिविजिबल नहीं। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो यार, एक बहुत ही बढ़िया सेट थ्योरी का बहुत ही प्यारा सवाल है, एक पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझना। मेन चीज है इसके अंदर की सेट्स जो उनको आप कैसे ड्रॉ करते हो, अगर एक बार वो ड्रॉ कर लिए, लैंग्वेज भी इसकी थोड़ी अच्छी सी लैंग्वेज है, समझने में इतना आसान नहीं है, तो ध्यान से समझते हुए चलना। इसने क्या बोला बेटा, 3 न्यूज़पेपर है जिनमें एक का नाम टाइम्स है, एक का मिरर है, एक का सन है। पहले बोला गया आपको ऑल रीडर्स ऑफ द टाइम्स रीड द सन, यानी कि ऑल द जितने भी टाइम्स पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे सन पढ़ेंगे। यानी क्या बेटा, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टाइम्स पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं या जो भी उसके अंदर है, दैट इज सबसेट ऑफ एस। हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि टी इज सबसेट ऑफ एस। टी इसका मतलब क्या है कि टी में जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एस में भी है, तो ये भी तो यही तो बोल रहा है कि टाइम्स के जितने भी रीडर है वो सारे के सारे सन के भी हैं। आगे, एवरी पर्सन ईदर रीड्स द सन और डज नॉट रीड द मिरर। या तो कोई पर्सन जो है वो या तो बेटा सन पढ़ेगा या फिर मिरर नहीं पढ़ेगा। ध्यान से समझना, या तो सन पढ़ेगा, सन क्या था, इसका सुपर सेट था, या तो सन पढ़ेगा या मिरर नहीं पढ़ेगा। तो इन दो स्टेटमेंट के बेसिस पे, ये जो बेटा दो स्टेटमेंट आपके पास में दे रखे हैं, इनके बेसिस पे मैं यहां पर इसको ड्रॉ जो वो सबसे पहले कर रहा हूं कि ये कैसा सा आपके पास में सिचुएशन जो बनेगी। इन दो स्टेटमेंट के बेसिस पे अगर हम बात करें तो ऐसा सा ये देखो यहां पे बनेगा। ये बच्चों आपके पास में, अरे सबसे बड़ा इनका जो सुपर सेट है दैट इज सन, दैट इज एस। उसके बाद में बेटा यहां पर आपके पास में ये आप मान लीजिए कौन कौन से थे आपके पास में, टाइम्स, और ये ले लीजिए आप मिरर, ऐसा सा कुछ आएगा। और ये बाहर एक हम यूनिवर्सल सेट जो इस तरीके से बना, ये अगर आपने बना लिया तो थोड़ा काम आपका आसान हो जाएगा। अब हम यार यहाँ पे जो रीजन है उनको कुछ नाम देते हैं, जैसे इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी, ये वाला रीजन डी बोल दिया सपोज, और ये बाहर वाला रीजन ई बोल दिया। अब देखो जो एक एक ऑप्शन गिवन है, सबसे पहले 11 people read the sun, 11 people read the sun but does not read the mirror। मिरर बच्चों नहीं पढ़ने चाहिए, सन पढ़ने चाहिए, तो सन यहां पर डी भी पढ़ रहा है, सन यहां पर ए भी पढ़ रहा है। इसका मतलब इसके बेसिस पे बच्चों a प्लस बी जो वो आपको कितना दे रखा है, 11। आगे बढ़ते हैं। 8 people read either the times, 8 people read either the times, ये टाइम है, और द मिरर बट नॉट बोथ। इसका मतलब क्या, a प्लस सी की बात कर रहा है ये, बिल्कुल a प्लस सी बच्चों आपको दे रखा है 8। ऐसा आगे बढ़ते हैं। 10 people read the sun। अब इस बात को ध्यान से समझना बेटा, एंड, पहली बात तो एंड का मतलब भाई क्या होता है, इंटरसेक्शन, यानी ऐड करना है। 10 people read the sun, तो एक तो डी तो आएगा ही आएगा, एंड either read the mirror or do not read the times। तो इसका मतलब क्या, ये इसकी बात कर रहा है। देखो सिर्फ इतने स्टेटमेंट को देखो, आधे स्टेटमेंट को देखो। पहले इसने जो बोला 10 people read the sun, उसमें तो डी तो आएगा, प्लस आगे में देखना either read the mirror or do not read the times। इसके अंदर क्या बेटा, b प्लस सी आ गया, तो इसका मतलब b प्लस सी जो वो आपको कितना दे रखा है, 10। आगे देखो 14 people either read the sun, यानी d तो इसके अंदर भी आएगा, d जो तो बेटा इसके अंदर भी आएगा, either read the sun and not the mirror। सन पढ़ते हो बट मिरर नहीं पढ़ते हो। ध्यान से समझना, सन पढ़ते हो बट मिरर नहीं पढ़ते हो, या फिर रीड बोथ दी सन एंड टाइम्स, यानी बी की बात कर रहा है, और क्या बोला था, मिरर की बात नहीं कर रहा है, नहीं ए बी एंड डी आ गया यहां पे। ये बच्चों आपको कितना देर का, 40। नेक्स्ट, 9 people नीदर रीड द टाइम्स नोर द मिरर, यानी मिरर भी नहीं होना चाहिए, टाइम भी नहीं होना चाहिए, तो कौन कौन बच गया, एक डी बच गया, एक बेटा ई बच गया, तो डी प्लस ई आपको दे रखा है 9।
अब यहां से 5 इक्वेशन है बेटा, 5 अननोन है, क्या हम चीजें फाइंड कर सकते हैं? आई थिंक कर सकते हैं। इनको पहले माइनस कर दे दोनों को, तो इन दोनों को माइनस किया तो c माइनस ए या फिर a माइनस का c, इन दोनों से देखो कितना आ गया, a माइनस का c बेटा 4 आ गया। और यहां से देखो a प्लस का c जो वो 8 था, तो दोनों को ऐड किया तो 2a 12, तो a की वैल्यू आ गई 6। a की वैल्यू देखो 6 यहां पे डालेंगे तो b 5 मिलेगा, a की वैल्यू 6 यहां पे डालेंगे तो c 2 मिलेगा। कौन बच गया? d बच गया। d यहां पे देखो b प्लस का c कितना है 7, तो 10 माइनस का 7 3, यानी d की वैल्यू आ गई 3। d की वैल्यू 3 आ गई तो e कितना आ गया बेटा 6। a प्लस बी 6 5 11 3 14 सब कुछ सेटिस्फाइड है। चलिए अब सबको, अब इसके एक एक क्वेश्चन जो पढ़ते जाते हैं। फर्स्ट बोला नंबर ऑफ पीपल वो रीड ओनली सन, ओनली सन वाले बेटा कौन थे? d, तो d की वैल्यू कितनी आपके पास? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने कैलकुलेशन में? 3 तो आपके पास ऑप्शन में नहीं आ रहा है, 3 तो आपके पास में ऑप्शन में ही नहीं आ रहा है। दोबारा से देख लेते। पहला क्या बोला? 11 पीपल रीड द सन बट डज नॉट रीड द मिरर। सन पढ़ते हैं बट मिरर नहीं पढ़ते। अच्छा ये तो डी था ना, सन पढ़ते हैं बट मिरर नहीं पढ़ते, तो ए प्लस में डी आना चाहिए। ओ हो, ये हमने यहाँ पे शायद लिखना डी था, बोला शायद, बोला मैंने डी होगा बट है ना, लिख गलती से बी दिया। ए बोला ना 11 पीपल रीड द सन बट डज नॉट रीड द मिरर, तो सन पढ़ने चाहिए बट मिरर नहीं, तो ए प्लस में डी। आई थिंक इसी से काम हो जाएगा। तो इसमें से भाई हमने अगर ये माइनस किया था तो a माइनस का c 4 आया था, और a प्लस में c जो यहां से 8 था, तो a तो 6 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में ये वाली चीजें इसका चेंज हो जाएगी, a की वैल्यू 6 ही आएगी। चलिए b c d एंड e, तो देखो c अगर a 6 आ गया तो c जो यहां से 2 आएगा। ठीक बात है भाई। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें d की, तो a की वैल्यू अगर 6 आ गई तो d जो 5 आएगा। फिर b की अगर बात करें तो b प्लस c, ये देखो यहां से c प्लस d जो 7 है, तो b की वैल्यू 3 आ गई। और अगर d 5 आ गया तो e जो कितना आएगा, ऐसा आ गया। अब देखो फर्स्ट बोला गया नंबर ऑफ पीपल वो रीड ओनली सन, ओनली सन वाले कौन से हैं? d, तो d वाले कितने? 5, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पीपल वो रीड टाइम्स एंड मिरर बोथ, टाइम्स एंड मिरर बोथ, इसकी वैल्यू भाई क्या है आपके पास में? b, तो b की वैल्यू कितनी आई है? 3 आई है, तो b की वैल्यू 3 आई, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट इसका पार्ट क्या है? नंबर ऑफ पीपल वो डू नॉट रीड एनी ऑफ द न्यूज़पेपर, तो वो कौन था आपके पास में? ई था, जो कुछ भी नहीं पढ़ते भाई। ई जो वो क्या है? बाहर वाला रीजन आपके पास है, तो बाहर वाला जो रीजन है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में? 4, तो ई की वैल्यू जो वो 4 आ रही है, तो 4 जो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों? तो आई होप आज के सेशन के लिए काफी, एक आपके लिए होमवर्क जो वो भी मैं लेके आया हूं, इस क्वेश्चन को आपको करना है ना, ये आपका होमवर्क है। एंड कमेंट योर आंसर, कमेंट योर आंसर बेटा। ठीक है, जो भी करेक्ट आंसर होगा उसके कमेंट को मैं जरूर जो पिन करूंगा ताकि आप जो समझ सको। तो ये आपके लिए होमवर्क है ताकि आप भी जो थोड़ा सा दिमाग जो वो इसके अंदर चला सको। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि यार आपको इस सेशन में बहुत मजा आया होगा, और मान के चलिए कि यार सेट एंड रिलेशन का एडवांस का ये वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर है। इसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको अटकने की नौबत जो वो नहीं आएगी। ऑलमोस्ट जितने भी कैटेगरी के अच्छे अच्छे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन बच्चों हमने यहां पर ले लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अगले लेक्चर में एडवांस का कौन सा टॉपिक आप चाहते हो वो भी आपको जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि वो भी मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेके आ सकूं। तो चलिए यार फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में। बेस्ट ऑफ लक।